आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं डीके उपाध्याय A1 IAS के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत कर रहा हूं। आज आपके लिए थोड़ा सा अलग टॉपिक डिसाइड किया गया है। कई लोग बोल भी रहे थे और वो टॉपिक है एटलस पढ़ने का। भाई हम एटलस कैसे समझें। एटलस बहुत बच्चों का ये डिमांड होता है कि हमें सर एटलस कैसे पढ़ें, ये नहीं समझ में आता। तो एटलस मैप तो है, क्या देखें इसमें क्या ना देखें। तो एटलस कैसे समझें, एटलस कैसे पढ़ें, मैपिंग कैसे जानें। तो थोड़ा सा उसकी हम समझ आपको विकसित करने की कोशिश करेंगे कि एटलस हम समझें कैसे। तो स्टार्टिंग से थोड़ी सी बात करते हैं। जब भी कभी आप मैपिंग पढ़ो, जब भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मान लेते हैं ये नॉर्थ अमेरिका का मैप आपके स्क्रीन पे लगा है, तो मैं ही आपको मैप पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहली उसकी जरूरी जो शर्त है, बेटा आपके पास एटलस होना चाहिए। कोई अच्छा सा एटलस आपके पास होना चाहिए कि आप एटलस लेके बैठे रहो। जब तक आप एटलस लेके नहीं बैठोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो एटलस लेके बैठना है पहला। दूसरा, एटलस में जो चीजें पढ़नी है उसका मैप खुला होना चाहिए। जैसे अगर जो आप ठीक ठाक एटलस लेंगे, उसमें 150 की कंजूसी नहीं करेंगे, तो ठीक ठाक एटलस लेते हैं, किसी भी उसका ले सकते हो, कोई मैं प्रचार किसी का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्टैंडर्ड एटलस लोगे तो उसमें लेफ्ट साइड में फिजिकल मैप दिया होता है, राइट साइड में ये पॉलिटिकल मैप दिया रहता है। फिजिकल मैप का मतलब जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, नेचुरल चीजें हैं, वो फिजिकल मैप में दी रहेंगी। रिवर्स, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल मैप में रिवर्स नहीं दिया रहेगा, लेकिन लगभग जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, माउंटेन पीक्स, प्लेटूज, प्लेन, रिवर्स, कोई वैली हो, कोई ट्रेंचेज हो, कोई हाईएस्ट पीक हो, सब कुछ फिजिकल में दिया रहेगा। पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात करें तो वो पॉलिटिकल में दिया रहेगा, देशों की राजधानियां, देशों के बारे में, देशों का अलग अलग क्लासिफिकेशन, अलग अलग बाइफरकेशन, अलग अलग तरीके से कलर से शेडिंग की जाती है। तो इस तरीके से दो मैप आपको दिख जाएंगे एक ही उस पे, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। जब आप पन्ना पलटोगे, तो जैसे मान लेते हैं यही मेरे हाथ में जो एटलस है, मैं नॉर्थ अमेरिका का मैप आपके स्क्रीन पे लगाया हूं, तो मेरे हाथ में एटलस है, तो लेफ्ट साइड में बेटा फिजिकल है, राइट साइड में पॉलिटिकल मैप। हो गया इतना। अब जब आप एक पन्ना पलटोगे इसमें, तो छोटे छोटे मैप दिए होते हैं, ऐसे छोटे छोटे मैप दिए। इन्हें थीमेटिक मैप कहते हैं। थीमेटिक मैप का मतलब एक मैप छोटा सा किसी एक थीम पर बेस्ड होगा। कोई एक छोटा सा मैप किसी एक थीम पर बेस्ड होगा। तो एक छोटा सा मैप किसी एक थीम पर बेस्ड होता है, तो वहां नीचे लिखा होता है, जैसे नॉर्थ अमेरिका का ये छोटा मैप क्लाइमेट पे बेस्ड है, तो इसमें दिया होगा कि नॉर्थ अमेरिका में लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका के क्लाइमेट को और जो जो चीजें इफेक्ट कर रही हैं, ओशन करंट, लैंडफॉर्म, वो सारी बातें इसमें दी हैं, है ना। ऐसे ही नेचुरल वेजिटेशन के बारे में इस मैप में दिया है। तो एक थीम पर एक मैप होगा, ऐसे चार मैप तो हर उसमें होगा। पॉपुलेशन पे मैप है, इकोनॉमी पे मैप है, तो इसे कहते हैं थीमेटिक मैप। तो लगभग लगभग आपको बताया गया कि एक फिजिकल मैप होता है, एक पॉलिटिकल मैप होता है और एक थीमेटिक मैप होता है। तीसरी बात हो गई पहला, तो आपको पहले बताया एटलस पास में होना चाहिए, दूसरा मैंने बताया स्टैंडर्ड एटलस होना चाहिए, ऐसे फालतू मत ले लेना। तीसरा मैंने बताया एक तरफ फिजिकल, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पॉलिटिकल मैप होगा, और एक पन्ना पलटने पर थीमेटिक मैप होता है। ऐसा हर कॉन्टिनेंट, जितने भी कॉन्टिनेंट दिए होंगे सब में होता है। नॉर्थ अमेरिका का मैंने देखा, ऐसे साउथ अमेरिका फिजिकल, पॉलिटिकल, और पलटोगे तो थीमेटिक मैप। ऐसे होता है, ये पैटर्न होता है। थोड़ा बहुत अभी मैं नहीं कह रहा हूं कि किसमें क्या होता है, लेकिन लगभग लगभग यही पैटर्न होता है। तो इतनी बात पहले आपको समझनी है। दूसरा, जब पहले पहले के समय में जब लोगों के पास सैटेलाइट नहीं था, भाई सैटेलाइट तो फिर ये तो सदी की देन है। सैटेलाइट ऊपर गया, इमेजेस खींचने लगा, फोटो खींचने लगा, तो लोग करते क्या थे, पूरे कॉन्टिनेंट का पता लगाने के लिए लोग क्या करते थे, नाव निकालते थे और किनारे 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 समुद्र से यात्रा करते थे, और एक कच्चा चिट्ठा, एक कच्चा आंकड़ा बनाते थे कि भाई ये कॉन्टिनेंट में हम इधर से घूमे, इधर से घूमे, इधर गए, और ऐसे ऐसे ये कॉन्टिनेंट का है। तो बेटा वही पुराने तरीके को ही हमें इस्तेमाल करना है फिर पढ़ाई करनी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल, हमें ये कोशिश करनी है यहाँ, हमें ये कोशिश करनी है यहाँ, जैसे मान लेते हैं हम किसी नाव से चल रहे हैं, तो हम किसी नाव से यात्रा कर रहे हैं। अब नाव से यात्रा कर रहे हैं, कहीं से भी हम यात्रा शुरू कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हम यहीं से शुरू किए,
ये हमारा पहला पॉइंट है। हम यहाँ से नाव से यात्रा शुरू की तो हमें यहाँ मिला। अब यहाँ से नाव से यात्रा हम शुरू कर रहे हैं तो इधर से ऐसे ही हम सेम सेम पढ़ते हुए भी चले जाएं। जो जो हमें मिल रहा है उसको हम पढ़ते हुए, उसको हम देखते हुए निकल लें। यही सबसे बेहतर एटलस पढ़ने का तरीका है। हम मान लेते हैं हम समुद्र में नाव से यात्रा कर रहे हैं। बेटा ध्यान देना, हम जब पढ़ने की कोशिश करते हैं ना तो हम सोचते हैं एकाएक पिक्चर फॉर्म में, वो चिट्टी बाबू की तरह जैसे वो रोबोट में करता है ना। रोबोट एक मूवी आई थी रजनीकांत की, उसमें ऐसे किताब लेता है और ऐसे ऐसे 2 बार करता है, स्कैन हैज बीन कंप्लीटेड। तो ऐसे नहीं कर सकते, वो फिल्म है। फिल्म में भी वो रोबोट था, ऐसे स्कैन कर लेता था कॉपी को। हम स्कैन नहीं कर सकते मैप को। अच्छा, मैं आपको मैप पढ़ा रहा हूं तो मैं ठीक ठाक पढ़ा हूं, तब भी बहुत कुछ नॉर्थ अमेरिका के बारे में मैं भी बहुत, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा ज्योग्राफी से रहा, तब तो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, तब तो कुछ पॉइंट हमारे यहाँ काम के मैं निकाल दे रहा हूँ। और आपके किसी भी इंडिया के किसी एग्जाम में नॉर्थ अमेरिका के बारे में इतना भयानक पूछा भी नहीं जाता, हल्की फुल्की बातें पूछी जाती हैं, तो वो तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। आपको पढ़ने का तरीका बताया जा रहा है, तो मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको मैप पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। मैं कोई मैपिंग भयानक तरीके से नॉर्थ अमेरिका की इकोनॉमिक ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, ऐसे समुंदर के रास्ते से धीरे 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 पूरा पढ़ते हुए और इधर ऐसे इधर चलेंगे। जो जो चीजें हमें मिलती जाएंगी, जो जो चीजें हमें मिलती जाएंगी उसे हम जाएंगे, उसे हम पढ़ते जाएंगे और फिर इधर चले आएंगे ऐसे पूरा गोठ लिए। अब क्या क्या चीज हमें मिल रही है इसे हम देखते हैं। यहाँ इंग्लिश में लिखा है, मैं कोशिश करूंगा यहाँ हिंदी कर दूं जिससे दोनों बच्चों को समझ में आए। यहाँ इंग्लिश में चीज, ये कहीं से मैं मैप निकाला हूं, वही मैप आपको लगा दिया हूं। मैं नहीं जानता कहां से मिला, जहां से मिला मैं लगा दिया। एटलस में आपको ऐसे समझना है। तो एटलस में पॉलिटिकल फिजिकल, यहाँ बस एक एटलस एक मैप लगा है, तो आपको क्या करना है, एक तरफ मैप फिजिकल वाला होगा, एक तरफ पॉलिटिकल वाला होगा। जब भी किसी सिटी की बात बोली जाए, किसी जगह की बात बोली जाए, तो किसी राजधानी की बात बोली जाए तो आप पॉलिटिकल देखोगे, नहीं तो लगभग लगभग मैटर फिजिकल देखो। अब अगली बात, आपके एटलस में कुछ चीजें दी भी हो सकती हैं, कुछ चीजें नहीं भी दी हो सकती। जो चीजें नहीं दी हुई वहीं बना लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत बता रहा हूं। कुछ चीजें दी भी हो सकती है, नहीं भी दी हो सकती, तो आप कर लीजिएगा। तो जैसे हम पहला पॉइंट शुरू किए, पहला पॉइंट यहाँ, पहला पॉइंट हमारा ये, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट होगा हमारा अलास्का की खाड़ी। लिखा है गल्फ ऑफ अलास्का, तो अलास्का की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी से हमारी नाव चली, तो चलो चला देते हैं। अलास्का की खाड़ी से जैसे ही, ध्यान देना बेटा, अलास्का की खाड़ी से जैसे ही हमारी नाव चलेगी तब तक हमें मिलेगा ये दूसरा पॉइंट। ध्यान देना, तब तक हमें मिलेगा ये दूसरा पॉइंट। अलास्का की खाड़ी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये नंबर 2 मिल गया, ये दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आगे बढ़ेंगे तो दूसरा पॉइंट है बेरिंग जल संधि, बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। तो ये बेरिंग सागर किसका भाग है, ये बेरिंग सागर प्रशांत महासागर का भाग। बेरिंग सागर किसका भाग है, नॉर्थ पैसिफिक का। अब आपको एटलस में अपने देखना है बेरिंग सी। अब बेरिंग सी से और अंदर घुसे, बेरिंग सी से और अंदर घुसे, बेरिंग सी से अंदर घुसे तो यहां मिला बेरिंग स्ट्रेट नंबर तीसरा, और यहां मिला चुकची सी नंबर चौथा। आपको पॉइंट देखना है। तो जैसे ही इससे थोड़ा आगे बढ़े, इससे थोड़ा आगे बढ़े बेटा, बेरिंग सागर से आपको मिला बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट, आपको मिला बेरिंग जल संधि स्ट्रेट। तो बेरिंग जल संधि स्ट्रेट क्या होता है, ध्यान देना, स्ट्रेट जल संधि, हिंदी में कहा जाता है जल डमरू मत। डमरू का मतलब एक तरफ मोटा, दूसरे तरफ मोटा, बीच में पतला। इसका मतलब दो स्थलों के बीच जल का सबसे कम भाग, उसे जल संधि कहते हैं। मिनिमम वाटर बॉडी, मिनिमम वाटर बॉडी बिटवीन टू कॉन्टिनेंटल और टू लैंड मास कॉल्ड स्ट्रेट। तो बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि किसके किसके बीच की सबसे कम वाटर बॉडी है, इधर रूस है, इधर अलास्का। रूस का मतलब एशिया, अलास्का का मतलब अमेरिका।
नॉर्थ अमेरिका। इसका मतलब बेटा बेरिंग जल संधि, ध्यान देना है यहाँ, बेरिंग जल संधि क्या कर रहा है, बेरिंग जल संधि दो महाद्वीपों के बीच समुद्री सीमा बनाता है। एक तरफ एशिया, एशिया में कौन सा, रूस, एक तरफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में कौन सा, अलास्का, अलास्का मतलब यूएसए। तो हम क्या लिख देंगे, बेरिंग स्ट्रेट क्रिएट मरीन बाउंड्री बिटवीन रसिया ऑफ एशिया एंड अलास्का ऑफ नॉर्थ अमेरिका यूएसए। बेरिंग जल संधि एशिया, रसिया के एशिया और उत्तरी अमेरिका के अलास्का के मध्य समुद्री सीमा बनाता है। तो इसको इसको अलग कर देता है और किसको किसको जोड़ता है, बेरिंग सागर को इधर चौथे नंबर पर चुकची सागर से, तीसरा ये है, बेरिंग सागर को किससे जोड़ देता है, चौथा चुकची सागर, चुकची सागर। तो बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर को चुकची से, तो बेरिंग सागर नॉर्थ पैसिफिक का है और चुकची सागर किसका पार्ट है, आर्कटिक ओशन का पार्ट है, आर्कटिक सागर का पार्ट है। यहां तक हम पहुंच गए, नंबर चौथा। अब नंबर चौथे के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही एटलस पढ़ा जाता है, तो हमने अलास्का से चलना शुरू किया, गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का के बाद हम पहुंच गए बेरिंग सागर, बेरिंग सागर के पास तीसरे पे पहुंच गए हम बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट के बारे में हमने जान लिया, एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग कर रहा है। फिर उसके बाद पहुंच गए चुकची सागर, चुकची सागर आर्कटिक ओशन का पार्ट है। आगे बढ़ो, पर पांचवा, यहां पहुंच, ये पांचवा। अब ये पांचवा क्या है, पांचवा है चुकची सागर के बाद नंबर पांचवा ब्योफोर्ट सी, ब्योफोर्ट सी, ब्योफोर्ट सागर। ये भी किसका भाग है, ये भी आर्कटिक ओशन का भाग है, ये भी किसका भाग है, आर्कटिक ओशन का भाग है। तो हमें इतनी चीजें मिल गई, देखो कैसे कैसे, गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का के बाद बेरिंग सागर, फिर उसके बाद बेरिंग जल संधि, फिर उसके बाद चुकची सागर। बेरिंग जल संधि रूस को अमेरिका से अलग कर रहा है, एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग कर रहा है, चुकची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ रहा है। बेरिंग सागर प्रशांत महासागर का भाग है, चुकची सागर आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर का भाग है। इसके बाद हमें मिला ब्योफोर्ट सी, कौन सा मिला, पांचवें नंबर पे ब्योफोर्ट सी, ब्योफोर्ट सी भी आर्कटिक ओशन का भाग। ऐसे मैप पढ़ा जाता है, जो जो चीजें मिलती जाएं उसे उसे हम देखते चले जाएंगे, उसे उसे हम देखते चले जाएंगे। फिर आगे बढ़ो, ऐसे ही ध्यान से देखेंगे। पांचवें नंबर के बाद यहां नंबर 6, नंबर 6 यहां मिलेगा आपको, ये नंबर 6 मिल गया, यहां ध्यान से देखना पड़ेगा। नंबर 6, नंबर 6 क्या है, नंबर 6 है बेटा क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप। इसी पर आप अपने एटलस में देखेंगे, एटलस में देखिएगा, अब यहां नहीं दिया है, एटलस में आप देखिएगा, इसी पर ऐसे कैपिटल लेटर में रेड कलर से एन लिखा होगा, कैपिटल लेटर में रेड कलर से एन लिखा होगा। जब आप अपने एटलस में ध्यान दीजिए, इस वीडियो को देखने के लिए पहली शर्त यह है, आपका एटलस खुला होना चाहिए, दिमाग वीडियो और एटलस पे होना चाहिए, तब तो आप समझ पाएंगे। बेटा एक बार समझना है और एटलस पे ही गोद गाद डालो, एटलस किसी को गिफ्ट मत दो, कोनो मांगेगा भी तो मत देना। आपका एटलस है ना जी, अरे भाई ये मेरे पास एटलस है, मेरा एटलस ऐसे बंद पड़, मेरे पास एटलस, इसे हम गोदे गादे, किसी को क्या मतलब है यार, एटलस क्यों सजा रहे हो, एटलस अच्छे से उसमें गोदा गोदा गादी खूब करो, खूब लिपापोती करो, आपका है, किसी को गिफ्ट नहीं देना है, तो उसी एटलस में ही लिख लेना है। तो आपको ऐसे मिलेगा एन, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ रेड कलर से एन, क्या क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड पे एन लिखा है, ये बेटा पृथ्वी का नॉर्दर्न मैग्नेटिक पोल है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव है, नॉर्दर्न मैग्नेटिक पोल है, ये नॉर्दर्न मैग्नेटिक पोल पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव। अब आगे आएंगे, आगे आएंगे तो ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से आपको देखना है। 6 के बाद ये सारे आइलैंड, यहाँ एक बड़ा सा आइलैंड मिला, यहाँ एक बड़ा सा आइलैंड मिला, नंबर 7, यहाँ एक बड़ा सा आइलैंड मिला। दूसरा पेज ले लेते हैं, हम यहाँ तक पहुंचे हैं नंबर 6 तक, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड पे। देखो कैसे, गल्फ ऑफ अलास्का, बेरिंग सी, बेरिंग स्ट्रेट, चुकची सी, ब्यूफोर्ट सी, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड,
जो नॉर्दर्न मैग्नेटिक पोल है इसके बाद आगे। उसके बाद कहां तक, कितना तक हुआ था बेटा, 6 तक हुआ था, तो ये नंबर 7। कितना नंबर हो जाएगा ये नंबर 7। यहां देखो ये नंबर 7 क्या है, यही है नंबर 7। ये नंबर 7 क्या है, ये नंबर 7 है बैफिन आइलैंड। ये नंबर 7 क्या है, बैफिन द्वीप। बैफिन द्वीप, देखो तो ऐसे बैफिन द्वीप मिलेगा। इस बैफिन द्वीप के नॉर्थ में दिख रहा है बैफिन, ध्यान देना, बैफिन, बैफिन की खाड़ी, अंग्रेजी में लिखा है बेटा बैफिन बे। इसके साउथ में मिलेगा हडसन की खाड़ी, हडसन बे। तो बैफिन आइलैंड के, ध्यान से देखो, बैफिन आइलैंड के नॉर्थ में क्या मिला, बैफिन बे। बैफिन आइलैंड के साउथ में क्या मिला, हडसन बे, है ना। मतलब 7वां जो पॉइंट मिला इसके नॉर्थ में और साउथ में। अब बैफिन आइलैंड के जैसे ही आगे बढ़ोगे, जैसे ही आगे बढ़ोगे मिला डेविस स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट मिलेगा, डेविस जल संधि। डेविस, WM डेविस, विलियम मारिया डेविस, अमेरिका के बहुत बड़े ज्योग्राफर थे। अपर्दन चक्र का उदाहरण दिया था। ज्योग्राफी जिनका कोर सब्जेक्ट होगा वो पढ़ते हैं, बिना WM डेविस के पढ़े आप ज्योग्राफी पारे नहीं कर सकते। फिजिकल ज्योग्राफी बड़ा योगदान है उनका, है ना। तो डेविस उन्हीं के नाम, WM डेविस के नाम पे ये है। तो जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बेटा, यहाँ हमें मिलेगा 7वां, 8वां। हम डेविस स्ट्रेट के बारे में पढ़ लें, 8वां। तो बैफिन द्वीप के बाद, बैफिन द्वीप ये 7वां हुआ। इसके थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ये मिलेगा डेविस जल संधि। क्या मिला, डेविस जल संधि, डेविस स्ट्रेट। अब आपको स्ट्रेट के बारे में बताया कि दो स्थल के बीच कम से कम मिनिमम वाटर बॉडी को क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। दो स्थलों के बीच सबसे कम जलीय क्षेत्र को स्ट्रेट कहते हैं। तो यहाँ डेविस स्ट्रेट मिला। अब डेविस स्ट्रेट किसको अलग करता है, ये बेटा कनाडा के बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग कर देता है। किसको किससे अलग कर दे रहा है, यहाँ लिख लेना है, डेविस जल संधि कनाडा के बैफिन द्वीप। और बैफिन द्वीप किसका है, कनाडा, कनाडा के बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड से अलग कर देता है। ग्रीनलैंड, डेविस जल संधि। और किसको किससे जोड़ देता है, किसको किससे जोड़ दे रहा है, तो डेविस स्ट्रेट बैफिन बे को लेब्राडोर सागर से जोड़ता है। एक तरफ लेब्राडोर सागर है, एक तरफ बैफिन बे है। तो एक तरफ बैफिन की खाड़ी है और एक तरफ लेब्राडोर सागर है। तो बैफिन डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट किसको किससे जोड़ देता है बेटा, लेब्राडोर सागर को बैफिन की खाड़ी से जोड़ देता है। तो एक तरफ डेविस स्ट्रेट जोड़ दे रहा है इस बैफिन की खाड़ी को, और इसके एक तरफ क्या है, लेब्राडोर सागर। मैं यहाँ हिंदी लिख रहा हूँ, वहां इंग्लिश लिखा है बेटा, आपके एटलस में भी इंग्लिश होगा। तो डेविस स्ट्रेट ग्रीनलैंड को कनाडा के बैफिन द्वीप से अलग किया और लेब्राडोर सागर को बैफिन बे से जोड़ दी। हो गया बात, ये नंबर 8वां बात, नंबर 8वां। अब ग्रीनलैंड जब आ गया तो ग्रीनलैंड की बात कर देते हैं। भाई ग्रीनलैंड की कहानी क्या है, इसे भी देख लेते हैं। यहाँ ग्रीनलैंड, तो ऐसे बेटा हम जहां जहां हमें मिलता जाएगा इस पूरा हम पढ़ लिए। तो ग्रीनलैंड क्या है, ग्रीनलैंड आजकल न्यूज में है। तो ग्रीनलैंड, ध्यान दो, पहली बात, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर जो हम ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड ना माने तो ये सबसे बड़ा द्वीप है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया भी टेक्निकली तो आइलैंड ही है, लेकिन तो ये सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। दूसरा, ग्रीनलैंड का जो पॉलिटिकल कंट्रोल है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेट होता है वो एक यूरोपियन कंट्री से, डेनमार्क। तो ये पॉलिटिकली किसके अंडर में है, पॉलिटिकली डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है। डेनिस हमारे यहाँ भी आए थे, तो डेनमार्क ब्रैकेट में लिखा भी है ग्रीनलैंड। ट्रंप साहब कह रहे हैं ग्रीनलैंड मुझे चाहिए। सारा मामला इकोनॉमिक्स का है, सारा मामला मिनरल का है। ग्रीनलैंड के बगल में फिर शुरू हो जाता है यूरोप। तो हमने कहां तक किया था, 8 तक किया था। 8 के बाद हम 9 कर देंगे, 9 कर देंगे। तो यहां शुरू हो जाता है यूरोप। अब यहां से यूरोप शुरू हो गया, ये 9 हो गया,
है ना, या ये 9 नहीं, ग्रीनलैंड को 9 कर देते हैं, ये 10 हो जाएगा। तो फिर से देखो, अब फिर एक इसके इसके बीच में, ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका में है, पॉलिटिकली कंट्रोल्ड एक यूरोपीय देश है, लेकिन लोकेशन इसकी कहां है? लोकेशन नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में है। तो फिर इधर है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड कौन से कंट्री कॉन्टिनेंट में? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। एक तरफ है आइसलैंड, आइसलैंड कहां है? यूरोप में है। अब आपको, जैसे आपने यहां किया था बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि को आपने किया था कि ये एशिया को किससे अलग कर देता है? उत्तरी अमेरिका से अलग कर देता है। चुकची को बेरिंग सी से जोड़ देता है, आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ देता है, ये भी पूछा सकता है। वैसे ही अब यहां ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका, आइसलैंड यूरोप। नॉर्थ अमेरिका को यूरोप से अलग करने वाला जो स्ट्रेट है उसे कहते हैं डेनमार्क स्ट्रेट। डेनमार्क जल संधि, कौन सी जल संधि बेटा? डेनमार्क जल संधि। तो डेनमार्क जल संधि, डेनमार्क जल संधि ये यूरोप के आइसलैंड को उत्तर अमेरिका के ग्रीनलैंड से अलग कर देता, उत्तर अमेरिका के ग्रीनलैंड से अलग कर देता है। मतलब अगर जो हम इसे 9 पॉइंट मान लें, इसे 10 पॉइंट मान लें, तो बीच में यहां ये डेनमार्क जल संधि भी इसमें एक पॉइंट हो जाएगी। अब देखो, हम लोग यहां से चलना शुरू किए थे और ऐसे होते हुए यहाँ तक पूरा पढ़ना शुरू किए, और उसके बाद यहाँ नॉर्दर्न मैग्नेटिक पोल मिला, यहाँ बैफिन बे मिला, यहाँ डेविस स्ट्रेट पढ़े, यहाँ लेब्राडोर सागर पढ़े, और यहाँ ग्रीनलैंड डेनमार्क स्ट्रेट पढ़ लिए, ग्रीनलैंड डेनमार्क स्टेट पढ़ लिया। अब थोड़ा सा साउथ में आएंगे, अगला 10 तक हुआ, ये नंबर 11, ये नंबर 11 हो गया। अब नंबर 11 अगर जो हम कर रहे हैं तो फिर ध्यान दो, नंबर 11 कर रहे हैं तो देखो, अब हमें मिलेगा बेटा यहाँ न्यू फाउंडलैंड कोस्ट, यहाँ मिलेगा न्यू फाउंडलैंड का तट। यही आप एटलस में ध्यान से देखिए, फिजिकल में देखिएगा, मिलेगा ग्रांड बैंक। मैं हिंदी लिख रहा हूं, आप इंग्लिश में देख लीजिएगा, नाम ही तो है ग्रांड बैंक। क्या मिलेगा? ग्रांड बैंक, न्यू फाउंडलैंड कोस्ट, और मिलेगा ग्रांड बैंक। अब ग्रांड बैंक और न्यू फाउंडलैंड कोस्ट ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसे हम कितना पॉइंट दे दें, है ना? इसे हम पॉइंट दे सकते हैं, कितना पॉइंट दे दें भाई? कहाँ गया हमारा मैप? ये हम 11वां पॉइंट हम दे रहे हैं इसे, 11वां पॉइंट हम दे रहे हैं न्यू फाउंडलैंड कोस्ट। ये 11 पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो न्यू फाउंडलैंड कोस्ट दुनिया में सबसे चौड़ा मग्न तट है इसका, वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ वर्ल्ड, दुनिया में सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट है, सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट है। पहली बात तो यहां ये। दूसरा, न्यू फाउंडलैंड तट पर ही बेटा इधर से एक वार्म ओशन करंट जाती है जिसे कहते हैं गल्फ स्ट्रीम, इधर से एक कूल ओशन करंट आती है जो ओशनोग्राफी में पढ़ाया होगा अगर हमने, तो इधर से कूल करंट आती है जो जिसका नाम है लेब्राडोर करंट, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। अब सोचो, यहाँ एक गर्म एक ठंडा पानी मिल रहा है ये रीजन में, तो यहाँ ये पूरा, पहला बात न्यू फाउंडलैंड कोस्ट दुनिया का सबसे चौड़ा मग्न तट है। दूसरी बात, यहाँ गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है, जिससे पानी पानी ना तो गर्म रह जाता है ना तो ठंडा रह जाता है, इसीलिए यहाँ कोरल का बहुत ज्यादा विकास हुआ है।
तो कोरल का विकास हुआ है तो छोटी मछलियां उस पर निर्भर रहती हैं, उस पर बड़ी मछलियां निर्भर रहती हैं, उस पर और समुद्री जीव और हमारी अर्थव्यवस्था निर्भर रहती है। इसीलिए दुनिया के 3 बड़े मछली उत्पादक केंद्रों में ये एक है। दूसरा इसमें क्या होता है, मतलब यहाँ मरीन बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम रहती है। दूसरा, जब गर्म और ठंडा पानी मिलता है तो यहाँ फॉगी वेदर रहता है, धुंध रहता है बेटा। इसीलिए यूरोप से आते वक्त इधर ही टाइटेनिक जब कोस्ट पर पहुंचा तब लड़ गया था। धुंध रहता है, दिखता नहीं, विजिबिलिटी एकदम कम रहती है, गर्म और ठंडा पानी मिल रहा है, लेकिन समुद्री जैव विविधता, कोरल मछली का उत्पादन यहाँ सबसे। 11 के बाद थोड़ा सा साउथ में आओगे, 11 होगा न्यू फाउंडलैंड तट। नेक्स्ट यहाँ अगला 12वां, यहाँ नंबर 12 मिलेगा। 12वां क्या है, नंबर 12 पर इसे मिलेगा सेंट लॉरेंस की खाड़ी। यहां सेंट लॉरेंस नदी गिरती है, सेंट लॉरेंस नदी गिरती है जो ओंटेरियो झील से निकलती है और सेंट लॉरेंस नदी गिरती है। फिर से 13 नंबर, थोड़ा सा साउथ में आएंगे, ऐसे एक लटका हुआ ऐसे आइलैंड दिखेगा यहाँ, और ऐसे ये दूसरा मिलेगा, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा कनाडा में। कनाडा में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसे करके ऐसे लटका हुआ कोई आइलैंड ऐसे टाइप का मिलेगा ऐसे कनाडा में, है ना। और इसे हमने बोल दिया, यहाँ पॉइंट हमने लिख दिया, ये 13 नंबर का यहाँ आपको देखना है। कनाडा यूएसए की बाउंड्री, नॉर्थ ईस्ट में बाउंड्री, इसे बोलते हैं नोवा स्कॉटिया, नोवा स्कॉटिया। और ये कनाडा का कोस्ट, ये भी कनाडा है। नोवा स्कॉटिया और कनाडा के इस कोस्ट के बीच में ये जो मिल रहा है इसे कहते हैं फंडी की खाड़ी, बे ऑफ फंडी, फंडी की खाड़ी। आपको समझना होगा, किसी किसी एटलस में दिया होगा, किसी किसी एटलस में नहीं दिया होगा, तो ये आपको समझना है बेटा। फंडी की खाड़ी, अब ये फंडी की खाड़ी 13वां नंबर क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, ये नंबर 13 क्यों इंपॉर्टेंट है फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी में दुनिया का सबसे ऊंचा टाइड आता है, सबसे ऊंचा ज्वार, दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार यहीं आता है, 18 मीटर उसकी ऊंचाई होती है। तो फंडी की खाड़ी 13 नंबर, फंडी की खाड़ी हो गई क्लियर। तो एक बार फिर से रिवाइज करो, हमने कहां से शुरू किया था, हमने शुरू किया गल्फ ऑफ अलास्का, अलास्का से हम शुरू किए। तो एक बार रिवाइज कर लो, अलास्का से शुरू किए, अलास्का, बेरिंग सागर, बेरिंग स्ट्रेट, चुक्ची सागर, ब्यूफोर्ट सागर, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड के बाद बैफिन बे, बैफिन बे के बाद बैफिन आइलैंड, डेविस स्ट्रेट, ग्रीनलैंड, डेनमार्क स्ट्रेट, आइसलैंड, यूरोप, फिर लेब्राडोर सी, न्यू फाउंडलैंड कोस्ट, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, और उसके बाद बे ऑफ फंडी। इतना हमने पढ़ा, ये तरीका होता है, से जो जो चीजें मिलती जाएं उसका इंफॉर्मेशन हम गेन करते जाएं, एटलस में लिख लें। या बेटा अच्छा तो तरीका ये है कि आउटलाइन मैप आता है, एक पूरी जिल्द आती है, उसमें एक पेज फाड़ें, उस पर एक बार लगा दें, एक कई बार पढ़ना है, एक बार दो बार कर लिए, थोड़ा समय अधिक लगेगा, फिर ये टॉपिक आपका हो जाएगा। नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड कोनो न्यूज आएगी तो आपको होल्ड नहीं करना, मतलब आपको रटना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक होल्ड हो जाएगा। जब किसी चीज के बारे में हम जानते हैं और उससे संबंधित खबरें आती हैं तो हमारा दिमाग तुरंत वहां चला जाता है, तो उससे संबंधित खबरें आएंगी तब तो आप जान पाओगे, हाँ ये, तब तो आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर तैयार नहीं करना पड़ेगा, उसे रटना नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे हम कल चलेंगे अपनी नाव लेकर। थैंक यू।